नमस्कार, खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रवि कुमार शर्मा और आज हमारे खास मेहमान हैं एक युवा उद्यमी, समाजसेवी और राजनेता हिम्मत सिंह झाला। हिम्मत सिंह झाला बल्लभनगर तहसील के एक छोटे से गांव बाजमिया से आते हैं। साधारण परिवार में जन्मे हैं, लेकिन आज इस इलाके के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल की भूमिका में हैं। कई हजारों युवाओं को आपने रोजगार मुहैया कराया है और पूरे देश में एक बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी को लीड करते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे सेवा प्रकल्प चलाते हैं। तो हिम्मत सिंह झाला से आज हम जानेंगे उनके जीवन सफ़र के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में, उनके बिजनेस मॉड्यूल के बारे में, जो आने वाले समय में युवा पीढ़ी के लिए एक बड़ा आदर्श हो सकते हैं। तो हिम्मत सिंह जी, आपका हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में नमस्कार, स्वागत है। एक व्यक्ति जब शिखर पुरुष बनता है तो उस सफ़र तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना होता है। आपने भी इस ऊंचाइयों को पाने में एक लंबा पथरीला कटीला रास्ता तय किया होगा। उस सफ़र के बारे में आप हमें बताएं। रवि जी, जैसा कि आपने बताया कि एक उदयपुर जिले के बल्लभनगर तहसील का छोटा सा गांव वाजमिया, जहां पे मेरा बचपन निकला, मेरी प्राइमरी शिक्षा जो 5वीं तक की शिक्षा है वो उसी गांव में हुई। क्योंकि उस समय मेरे गांव में 5वीं तक ही स्कूल था, तो पास के स्कूल में 8वीं तक की पढ़ाई के लिए वहाँ गए। और इस तरह से पूरा सरकारी स्कूल से हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो स्कूली एजुकेशन वो हुआ है। और ग्रेजुएशन मोहनलाल सुखेड़िया से होने के बाद दिल्ली जैसे शहर में मैंने अपने जीवन की शुरुआत एज ए सिक्योरिटी गार्ड करी। क्योंकि पिताजी राजस्थान पुलिस में सिपाही थे और बहुत बड़ा परिवार था, 5 भाई बहन और संयुक्त फैमिली थी उस समय। तो संयुक्त फैमिली का परिवार वास्तव में बड़ा होता है। तो उतनी परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी कि हम लोगों को बहुत बड़ी सुविधाएं या बड़ी फैसिलिटी मिले। लेकिन मन में कुछ करने का एक ऐसा था कि प्रण लेके हम मेवाड़ से निकले। क्योंकि मेवाड़ के लोगों के अंदर एक प्रण लेने की शुरू से ही वो रही है कि कुछ करना है। पहले तो अपने आप के लिए कुछ करना है, फिर परिवार के लिए कुछ करना है। और जब परिवार की बात थोड़ी सी ठीक हुई तो ये लगा कि हमें इस क्षेत्र एरिया के लिए कुछ करना है। तो उसी सफ़र को आगे बढ़ाते हुए जो आप देख रहे हैं वो सारे कार्य हम कर रहे हैं। झाला साहब, आपने बताया कि एक सिक्योरिटी गार्ड के बतौर आपने जीवन में अपने जॉब की शुरुआत करी। आज टाइगर 4 जैसी देश की टॉप 10 बड़ी सिक्योरिटी एजेंसीज में से एक उसको आप चेयर करते हैं। फर्श से और अर्श तक का जो सफ़र है, ज़मीन से आसमान तक पहुंचने का जो सफ़र है, वो कैसे हुआ और कैसे सिक्योरिटी गार्ड से आज आप यहाँ पे चेयरमैन के पद पर पहुँचे? देखिए, जब कुछ करने का अगर कोई आदमी सोच ले, लक्ष्य बना ले कि मुझे करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्य अगर बनाया है तो उसको अचीव करने के लिए भी खुद को ही तपना पड़ता है। मेरा भी 20 साल की तपस्या है। 2005 में मैंने सिक्योरिटी गार्ड से अपना सफ़र चालू किया। मेरे परिवार में किसी ने बिजनेस किया नहीं। जब मुझे पहली बार दिल्ली में लगा कि मुझे अपनी कंपनी खोलनी है, तो मेरा अपना पर्सनल पैन कार्ड बनाने के 20,000 रुपये ले लिए लोगों ने। तो बिज़नेस की भी मुझे ज़ीरो नॉलेज थी। मेरे पूरे परिवार और मेरे किसी रिलेटिव ने कोई बिज़नेस नहीं किया। और नौकरी की भी हमारे अंदर एक ही थी कि राजस्थान पुलिस में सिपाही बन जाएंगे या फौज में, सेना में भर्ती हो जाएंगे। यही हमारा एक बैकग्राउंड था। तो बस सब कुछ खुद ने सीखा और लोगों को देख के सीखा। मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड भी कोई उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा कि मैं कोई बिजनेस की पढ़ाई करी या मैंने ऐसी करी। लेकिन आज भगवान माता पिता की कृपा से और प्रभु एकलिंगनाथ के आशीर्वाद से SRM ग्रुप में 14 कंपनी काम करती है। और हम सर्विस सेक्टर में हैं, रियल एस्टेट में हैं, एजुकेशन में हैं और माइनिंग में हैं। और आप सबके आशीर्वाद से इस मेवाड़ क्षेत्र में काफ़ी और भी सामाजिक क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं। एक सफल एंटरप्रेन्योर जो है आप बने हैं, तो आज का जो युवा है उसका मूल ध्येय जो है वो सिर्फ पढ़ाई के बाद एक नौकरी पाने के लिए रहता है। नौकरी देने का जो दम है वो पाने के लिए कैसे कोई काम कर सकता है? आपने कई युवाओं को अपने साथ जोड़ा है, उनमें से कई लोगों ने भी कुछ अपना शुरू किया होगा। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आज के युवाओं को? रवि जी, युवाओं को हौसला नहीं खोना चाहिए। मेरा मानना यह है कि आपके अंदर एक आग ऐसी लगनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है। सबसे पहले मैंने अगर कुछ करने की सोची तो मैंने अपने लिए सोची कि मैं अगर कामयाब हुआ तो मैं मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार को दिखा सकता हूँ।
लेकिन कामयाबी का कोई अंतिम पड़ाव तो है नहीं, लेकिन कामयाबी मैं उसको मानता हूँ कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो मुझे आज संतुष्टि है कि मैंने 20 साल अपनी एक तपस्या करी, उससे मेरा परिवार आज सुखी हो गया, और परिवार के साथ साथ मैंने समाज के अंदर कुछ कार्य करने का इसलिए सोचा कि मेरे जैसे साधारण गांव से निकले हुए बच्चे पता नहीं कहाँ ठोकरें खा रहे होंगे, जिनको आज रास्ता नहीं मिलता है। तो अभी हमारे प्रकल्प में हमने जैसा कि आपने पिछले कई वर्षों से हमारे प्रकल्प को नोट किया होगा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ भी काफ़ी टाइम से हमारे प्रकल्प को हमेशा कवरेज में दिखाता रहा है। तो हमने पर्यावरण क्षेत्र में यहाँ पे करीब 50,000 वृक्ष लगवाए हैं इस क्षेत्र में, और उन वृक्ष को लगा के हम भूल नहीं गए, उन वृक्ष को आज भी जिंदा रख रखा है। आज भी हमारे वृक्ष मित्र हैं जिनसे मेरी डायरेक्ट बात होती है या मेरी टीम डायरेक्ट उनसे बात करती है, और वो वृक्ष आज फल देने जैसी पोजीशन में हो गए। और इस क्षेत्र के काफ़ी अनेक युवाओं को हमने फ्री कोचिंग के माध्यम से भी सरकारी नौकरी के लिए प्रेरित किया। वो प्रकल्प हमारा बहुत छोटा था, उस प्रकल्प में हमने पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, 3rd ग्रेड टीचर, बीएड इस टाइप की कोचिंग्स का वो कराया। और सामाजिक क्षेत्र में अनेक टाइप के हमने प्रकल्प और चला रखे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि युवा को अपने दम पे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रख के काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर जीवन कहीं से परिवर्तन कर सकता है तो खुद आदमी सोच के परिवर्तन कर सकता है। एक सफल बिजनेसमैन जो है वो अमूमन अपने बिजनेस की तरफ ही ज़्यादा कंसंट्रेट रहता है। आप समाज सेवा की तरफ आए, तो क्या सिर्फ अपने बिजनेस तक सीमित हो जाना चाहिए, या फिर? रवि जी, मैं चाहता तो मैं भी दिल्ली जैसे महानगर में मेरा ऑफिस, व्यापार का केंद्र वहीं था और मैं वहीं सीमित हो सकता था, और भगवान ने मैंने जितना सोचा उससे ज़्यादा दे दिया। लेकिन मुझे लगा कि मेरे जैसे गांव से निकले हुए लोग अगर उन गांवों की तरफ नहीं लौटेंगे तो उस गांव के बच्चों का क्या होगा, जो गांव के बहुत अनेक बच्चे सपना लेके अपने आप को खड़ा करना चाह रहे हैं। तो आदमी सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करता है, और घर के बाद अपने गांव से करता है, गांव के बाद अपने क्षेत्र से करता है। तो मैंने अपने क्षेत्र तक एक पकड़ बनाई, और मेवाड़ में अभी हमारा एक प्रकल्प और आने वाला है। हम अभी इस प्रकल्प के लिए ज़्यादा विस्तृत जानकारी नहीं आपको मैं दे पाऊंगा क्योंकि वो अभी बन रहा है, लेकिन हम मेवाड़ क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के युवाओं के लिए कैसे वो एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, कैसे वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं, इस तरीके का मेरा एक प्रकल्प अभी मेरे मन में है। और ये सब बातें मेरे मन में इसलिए है कि मैं एक बहुत ग्रामीण अंचल से निकला हूँ। ईश्वर ने मुझे कामयाबी पता नहीं क्यों दी, और मैं अगर अपनी इस कामयाबी को अपने घर तक और अपने तक लेके बैठ गया तो मुझे मैं अपने आप को कभी उसके लिए मतलब वो नहीं कर पाऊंगा। झाला साहब, आप बिजनेसमैन हैं, आप समाज सेवी हैं और राजनेता भी हैं, तो पहले क्या चीज़ थी? समाज सेवा थी, बिजनेस था, या फिर राजनीति? पहले रवि जी कुछ नहीं था, जीवन का कोई उद्देश्य इतना खास नहीं था। पिताजी एक साधारण राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल, और वाजमा जैसे गांव में वैसे भी एजुकेशन का माहौल हमारे यहाँ था नहीं, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने हमें पढ़ाया। उनका कहना यही था कि बेटा किताब जो है ना, ये किताब तुम्हारे जीवन का साथी है, इसको तुम अपना साथी बनाओ। इसके अलावा उनके पास कहने के लिए हमारे पास कुछ था नहीं, उनको भी इतनी नॉलेज नहीं थी क्योंकि पिताजी उस समय के 8th क्लास पास है, और 8वीं पढ़े लिखे व्यक्ति के बारे में मतलब उतनी जितनी उनको नॉलेज थी। लेकिन उन्होंने हमेशा किताब से हमारा प्रेम जगाया कि किताब जो है वो हमारे साथ होनी चाहिए। तो वो किताब साथ रखते रखते पढ़ के ग्रेजुएशन होने के बाद भी कोई रास्ता ठीक नहीं था। गवर्नमेंट जॉब मेरे को ज़्यादा पसंद शुरू से ही नहीं थी, तो मुझे लगता था कि सरकारी नौकरी में आदमी लिमिटेड हो जाता है, तो मुझे कुछ अपना करना है। अपना क्या करना है उसका कोई उद्देश्य नहीं था। मेरा पर सवाल का जवाब अभी भी नहीं आया कि राजनीति कहाँ इस सबके बीच में आई फिर? देखिए, जब आदमी थोड़ा सा कामयाब होता है तो 2 रास्ते चुनता है। एक तो अपने आप को बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी में जगौर देता है। तो जब मैं महीने में 2 बार 3 बार अपने गांव आता हूँ, मेरे पिताजी और माताजी गांव में ही रहते हैं आज भी, तो मैं जब भी दिल्ली से उनके पास उनसे मिलने आता था तो मुझे लगता था कि इस क्षेत्र का युवा कहीं न कहीं भटक रहा है, और भगवान ने मुझे कामयाबी क्या पता इनको सही रास्ते पर लाने के लिए दी। तो मैंने सामाजिक क्षेत्र में युवाओं को रोजगार, मैंने स्किल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा सेंटर नॉर्थ इंडिया का यहाँ पे खोला। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में बने
और आदर्श ग्राम, गांव से जुड़ी हुई समस्याओं को उन्होंने जब चुना, तो मुझे लगा कि इस देश में अब गांवों के लिए चिंता करने वाला कोई व्यक्ति जो है देश के सबसे बड़ी पोजीशन पे बैठा है। जब वो वहाँ बैठ के इतना सोच रहे हैं तो हम जैसे लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। तो वो सामाजिक कार्य करते करते राजनीति में प्रवेश हो गया। मुझे ऐसा लगा कि सामाजिक कार्य के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी अगर जाएं और अच्छे मन से राजनीति में जाएं तो राजनीति में जाके भी एक सेवा का बहुत बड़ा प्रकल्प हम खड़ा कर सकते हैं। राजनीति में अच्छेपन की बात कर रहे थे और मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि बल्लभ नगर के शीतला माता मंदिर में चोरी हुई थी और तमाम तरह के जो विचारधाराओं के राजनेता, जनप्रतिनिधि हैं वो वहाँ पहुँचे भी, अपनी अपनी बात भी रखी। लेकिन आप जो है वहाँ जो आभूषण चोरी हुए थे तो किसी ने भी उस बारे में चिंता नहीं करी और आप आभूषण बनवा के वहाँ पहुँचे और बिना किसी स्टेटमेंट के आप आभूषण चढ़ा के और वापस लौट आए। तो ये राजनीति का कौन सा स्वरूप है? रवि जी, उसको राजनीति का स्वरूप नहीं मान सकते, बट मैं भारतीय जनता पार्टी से राजनीति करता हूँ इस क्षेत्र से, और आप पत्रकार हैं तो इसको कनेक्ट राजनीति से करेंगे ही करेंगे। लेकिन मेरे अंदर एक गांव वाला अभी भी है। मैं अभी हिम्मत सिंह गांव वाला ही रहना चाहता हूँ। तो हमारे आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक शीतला माता मंदिर, मतलब बोबड़ी माता के नाम से, उठाड़ा माता के नाम से हम उस मंदिर को बचपन से पूजा करते आए। और मुझे लगता है कि 700-800 साल पुराना मंदिर, और कभी बिना आभूषण में पूजा नहीं हुई। चोरों ने जो चोरी करनी थी वो चोरी कर ली और सारे आभूषण उनके पूजा की थाली से लेके, लोटा से लेके, दीपक करने का जो होता है वो सब लेके चले गए। तो बिना आभूषण जब वहाँ पे पूजा हो रही थी पिछले 20-22 दिन से, तो मुझे काफ़ी लोगों ने संपर्क किया। हमने भी उस समय एसपी साहब, आईजी साहब से बात करी, वो चोरी नहीं पकड़ी गई। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आगे बढ़ना चाहिए, समाज में किसी न किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैंने एक शुरुआत करी। आज शीतला माता के जितने आभूषण चोरी हुए हैं उससे ज़्यादा वापिस आभूषण आ गए हैं। मैंने सारे बेट नहीं किए, मैंने एक शुरुआत करी। लेकिन पूरा समाज, जब आप कोई शुरुआत करते हो तो समाज आपके साथ खड़ा हो जाता है। शुरुआत किसी न किसी को करनी पड़ती है। राजनीति अमूमन आश्वासनों पर केंद्रित रहती है और आपके बारे में इस इलाके में कहते हैं कि आप आश्वासनों के बजाय सीधे मदद पहुंचाने में विश्वास करते हैं। ऐसे कई सारे मौके आए जब आप सीधे मदद के लिए आ जाते हैं। तो बाकी के लोगों को भी कोई संदेश देने की कोशिश? मैंने आपको बताया कि बाकी लोगों को तो मैं क्या संदेश दूंगा, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ राजनीति में। लेकिन मेरा ये मानना है कि पॉजिटिव तरीके से काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने 2021 में मुझे उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया, ये सोच के बनाया कि उसके अंदर जो संस्कार हैं वो संस्कार मैं हमेशा अपने अंदर जीवित रखूँ। स्वयं का स्वयं सेवक होने के नाते मैं एक अनुशासित जीवन जीना पसंद करता हूँ। और जब पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाया तो पार्टी के अंदर अपने ही लोग मुझे हराने में लग गए। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो एक जीवन का ऊंच नीच समय आता है, और अपने ही लोगों ने मुझे हरा दिया। लेकिन मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। मैं कंटिन्यू निरंतर, जिस हिसाब से पार्टी ने मेरे को भरोसा किया और मैं इस क्षेत्र में लगा रहा। इस क्षेत्र में एज ए प्रभारी वल्लभनगर मैंने काम किया। और भाजपा उस समय 4 दड़ों में बटी हुई थी। तो मेरा मानना था कि भारतीय जनता पार्टी 4 दड़ों में बटी हुई है, इसको एक जाजम पे लाना है। उसके लिए चाहे मेरे को चुनाव लड़ाया नहीं लड़ाया पार्टी, उसकी चिंता मैंने नहीं करी। लेकिन पार्टी को एक जाजम पे लाके बिठाने का कार्य किया। और 3 साल के कार्य में अनेक कार्य ऐसे थे, क्योंकि हम सत्ता में नहीं थे तो सत्ता के साथ हम जो काम कर सकते हैं वो काम नहीं कर पाए। तो बहुत सारे कार्य ऐसे थे जो भगवान ने मुझे इस लायक बना रखा है, तो मैंने कर लिए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन पैसा कम होते हुए भी खर्च करने की क्षमता मेरे अंदर ज़्यादा है। तो मैं समाज क्षेत्र के लिए करता रहता हूँ। बिल्कुल जाला साहब, देखिए हार और जीत जो है वो ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग है और आपसे ऐसे ही ज़िंदगी के और अनछुए पहलू जो हैं उनको और कोशिश करेंगे हम जानने की। लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो हिम्मत सिंह जाला से बात करेंगे उनके राजनीतिक जीवन और उसमें सफलता और असफलता की कहानियों पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं युवा उद्यमी, समाज सेवी और राजनेता, साथ ही साथ एसआरएम ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीएमडी हिम्मत सिंह झाला से।
एक साधारण परिवार में जन्मे हिम्मत सिंह झाला ने जिस तरीके से इस इलाके के लोगों के लिए रोजगार सुलभ कराए हैं वो एक बहुत संवेदनशील प्रयास है। हिम्मत सिंह जी, राजनीति की जो बात की जाती है तो राजनीति से भावार्थ सिर्फ ये नहीं है कि एक पद पाना या एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचना, बल्कि एक अच्छे सहज प्रक्रिया से लोगों को फ़ायदा पहुंचाना, अपनी विचारधारा को पुष्ट करना, ये भी राजनीति का ही स्वरूप है। आपने बल्लभनगर इलाके में चुनाव लड़ा, उपचुनाव में आपने यहाँ से बहुत युवा अवस्था में आपने वो चुनाव लड़ लिया, वो अपने आप में एक बड़ी बात होती है। आपने वहाँ पर एक खासकर महिलाओं के लिए आपने महाकाल की यात्रा का एक प्रकल्प जो है वो शुरू किया था, तो वो पार्टी के लिए कितना प्रभावशाली रहा और उसने कैसे, आप जो कह रहे हैं कि आप 4 धड़ों में बटी हुई थी, आप एक जाजम पे लाए, तो इन सब कामों ने कैसे आपको सपोर्ट किया, आपकी पार्टी को कैसे सपोर्ट किया? मैंने आपको बताया था कि मेरा न तो कोई एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा, न मेरा कोई व्यावसायिक एकेडमिक वो रहा है, न मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है। मेरे घर में तो किसी ने बाढ़पंच का चुनाव भी नहीं लड़ा। लेकिन जब राजनीति में प्रवेश किया, मैंने आपको बताया कि 2014 में मोदी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने और पहली बार लाल किले से जब उन्होंने गांवों के लिए स्वच्छता, आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री जल्द हर घर में नल की योजना और ऐसी अनेक योजनाएं, उज्ज्वला योजना, जनधन खाते, मतलब एक गांव के लोगों के बारे में सोचना स्टार्ट किया। तो मेरा जैसा व्यक्ति जो महानगर में तो रहता था, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में एक गांव बसता था। तो मुझे ऐसा अंदर से आया कि यार अब इस देश में कोई न कोई व्यवस्था जो ऐसी आई है जिसने पहली बार गांव की बात करी। तो गांव की बात जब करी तो मुझे लगा कि अब मुझे भी राजनीति में जाना चाहिए। और राजनीति में मैं आया, कामयाब होना नहीं होना, मैं तो अपने आप को बहुत कामयाब मानता हूँ कि मुझे बहुत युवा अवस्था में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और चुनाव लड़ा लिया। और चुनाव लड़ने के बाद भी मैं हार गया, लेकिन मेरे को क्योंकि चुनाव प्रबंध नीति और कैसे क्या होता है वो कुछ नहीं आता था, लेकिन लगातार 3 साल मुझे प्रभारी बना के इस सीट पे रखा। तो पार्टी ने एक ही चीज़ सिखाई कि आपको कैसे सब व्यक्तियों को लेकर चलना है। तो मेरे अंदर भी वही भावना अंदर थी कि मुझे जिस पार्टी ने इतना मान सम्मान दिया है, जिस पार्टी की वजह से मुझे आज पूरा एरिया जानने लगा है, उस पार्टी का ऋण चुका दें। वो ऋण जरूरी नहीं है कि मेरे किसी पद पे जाकर चुकाऊं, बिना पद पे भी आप किसी का ऋण चुका सकते हैं। मैं पार्टी के साथ खड़ा रहा और मेरे अनेक सामाजिक कार्य जो किए गए थे, धीरे धीरे लोगों को पता लगा कि वास्तव में सामाजिक क्षेत्र में एक राजनेता इस तरीके से कार्य कर सकता है। तो वो कार्य मैंने बहुत सारे प्रकल्प लिए। एक प्रकल्प महाकाल यात्रा तो आपको दिख रही है, लेकिन मेरे अनेक प्रकल्प आज भी चल रहे हैं जिसको मैं दिखाता नहीं हूँ। मुझे दिखाना किस लिए है, मेरे जो लोग हैं वो जानते हैं कि मैं किस तरीके से उनके लिए मदद पे खड़ा होता हूँ। कोविड आया तो कोविड 1 और 2 के समय SRM ग्रुप पूरा उनके साथ खड़ा था। इवन मैं खुद हॉस्पिटलों में जाके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेके राशन सामग्री से लेके घरों में और हर तक घर तक कोविड की दवाई वो पहुंचाने का कार्य हम खुद कर रहे थे। हम खुद मैदान में खड़े थे, क्योंकि वो नैतिक जिम्मेदारी एक भारतीय नागरिक होने की हमारी बनती है। सरकार अपने लिए अपने स्तर पर कार्य कर रही थी, लेकिन एक मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के साथ जब विपदा आती है देश में, ऐसी कोई महामारी, तो हम सब लोगों को खड़ा होना चाहिए। तो हम खुद जो हमारे से हो सकता है वो हम खड़े होकर हमने किया। और उसके बाद प्रभारी थे हम यहाँ पे, और हर आदमी अपने घर के लिए और अपनी कंपनी के लिए दिमाग लगाता है। तो भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी थी और मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई इस पार्टी के लिए ऐसा प्रकल्प लेना चाहिए कि इस बल्लभनगर में कमल वापस खिले। कमल खिलाने के लिए मैंने बहुत सारे प्रकल्प लिए। उसमें सबसे बड़ा प्रकल्प हमारा जो इस क्षेत्र में काफ़ी चर्चित है और आज भी वो काफ़ी माताएं बहनें याद करती है, तो हमने वरिष्ठ मातृशक्ति तीर्थ योजना निकाली हमारी तरफ से। वो योजना कोई सरकार की नहीं थी, मेरी खुद की थी। उसमें करीब 32,000 माताओं को हमने उज्जैन महाकाल पशुपतिनाथ के दर्शन करवाए और 8,000 कार्यकर्ता हमारे उनके साथ गए। तो 40,000 लोगों का एक प्रकल्प हमारा वो 3-4 महीने का चला था, बड़ा प्रकल्प था। और उसके जस्ट बाद चुनाव था। तो कोई प्रकल्प आप खड़ा करते हो तो उसका फायदा उसके विचारधारा जो लोग खड़ा करते हैं उनको मिलता है, और वो बिल्कुल निश्चित तौर पे हमारी पार्टी को मिला है। लेकिन उद्देश्य ये नहीं था कि हम यात्रा करा के राजनीति का फायदा लें। उद्देश्य समाज सेवा है आज भी, और आगे भी समाज सेवा ही रहेगा। आपने बड़े उद्देश्य, बड़े लक्ष्य जो हैं वो तय कर रखे हैं, तो परिवार का जो योगदान है वो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। परिवार का सहयोग के बिना मुझे नहीं लगता कि
कोई भी व्यक्ति इस तरीके के अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम हो परिवार मेरा पाता है? बहुत साधारण है रवि जी, और परिवार में माता पिता का आशीर्वाद तो रोज दिन में 3 बार 4 बार 5 बार वो मेरे को दोनों हाथ से बहुत आशीर्वाद देते हैं, और वो आशीर्वाद ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। पत्नी का सहयोग इसमें बहुत अच्छे से मिलता है मुझे, क्योंकि एक समाज सेवा करने के लिए जब आप निकलते हो तो आपकी पत्नी रोजाना रोजमर्रा के काम जो है वो पत्नी देखती है, लेकिन कभी भी आज तक मेरी पत्नी ने इस चीज़ के लिए नहीं रोका। वो हमेशा ही मुझे मोटिवेट करते हैं कि आपने जीवन में बहुत संघर्ष करके इसको मुकाम को पाया है, और आपको ये काम करना अच्छा लगता है तो आपको करना चाहिए। और वो भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के रहती है। और बच्चे मेरे बहुत छोटे हैं, अभी अधिराज अभी 8 साल का है और भव्या मेरी 12 साल की है, तो उनको अभी इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन वो भी बहुत पॉजिटिव होते हैं। जब भी मैं कोई सामाजिक सरोकार का कार्य करता हूँ यहाँ पे, तो वो भी बढ़ चढ़ के रुचि लेके इसमें भाग लेते हैं। बड़ी संख्या में युवाओं को आपने रोजगार मुहैया कराया है, लेकिन आज का जो युवा है, भले ही उनको कितना ही समझाया जाए हौसला ना खोए, लेकिन अवैध मादक पदार्थ और ऐसे कई सारे जो धूम्रपान और अलग अलग तरह की जो ऐसी चीज़ें हैं उनमें इन्वॉल्व होता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे युवाओं के लिए? क्या ऐसे भी कोई सेवा प्रकल्प आपने लिए हैं जिसमें इन युवाओं को मोटिवेशन मिले, उनको उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो मजबूत हो, उनकी साइकोलॉजी जो है वो समझी जाए और फिर उनको कुछ प्रेरणा मिल सके? रवि जी, ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है, और इस विषय पे वास्तव में मुझे अकेले को नहीं, हर राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता और जो व्यक्ति अपने आप को थोड़ा बहुत भी भगवान से ये मानता है कि मैं कामयाब हूँ, उसको इसके बारे में सोचना चाहिए। मैंने एक एनजीओ इस साल ही बनाया है, उसका नाम मेवाड़ विकास परिषद है, और उसका उद्देश्य यही है कि युवाओं को मुख्य धारा में लाना, और युवाओं को, मेवाड़ अंचल के युवाओं को अच्छे से, क्योंकि मैं मेवाड़ से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेवाड़ के युवाओं के बारे में मुझे सोचना चाहिए। भगवान अगर मुझे मेवाड़ से ऊपर बढ़ाएगा तो मैं आगे भी सोचूंगा। ये युवा जो है इस देश का भविष्य, और इस भविष्य को सुरक्षित रखना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले हों, चाहे वो प्राइवेट व्यापार करने वाले लोग हैं, उन सबको आगे बढ़ना चाहिए। बड़े जो शहर हैं वहाँ पर सुविधाएं जाहिर सी बात है काफ़ी अच्छी होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होता है। आप भविष्य की बात करें तो बच्चों के लिए आपने SRM इंटरनेशनल स्कूल जो है वो इस तरह के गांव में शुरू किया, या किस तरह की फैसिलिटीज़ आप उन बच्चों को दे रहे हैं, और उस बच्चों को उन फैसिलिटीज़ का मकसद जो है वो क्या है? पैसा कमाना है या फिर उस भविष्य को जो आप बात कर रहे हैं उसको आगे लाने की कोशिश है? रवि जी, पैसा कमाना होता तो ये विद्यालय किसी न किसी महानगर के अंदर खोला जाता है। आज मैं एक बिल्कुल साधारण से गांव में ये विद्यालय खोल के बैठा हूँ, तो कोई न कोई प्रकल्प के साथ बैठा हूँ। पैसा कमाना मेरा उद्देश्य होता तो मैं इसको उदयपुर शहर में भी बना सकता था। मैं दिल्ली जैसे शहर में भी रहा हूँ, तो दिल्ली के आसपास नोएडा और गुड़गांव अपने आप में भारत का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट मैंने वहाँ नहीं करके यहाँ किया। इसका उद्देश्य यही है कि मैं मेरे गाँव के आसपास के बच्चों को, मेरे गाँव के बच्चों को मेरे जैसा या मेरे से भी ज़्यादा कामयाब बनाऊँ। मेरे इस स्कूल से अभी तो इसको 5 साल ही हुए हैं, लेकिन यहाँ से डॉक्टर, IAS, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़े वकील, बड़े बिजनेसमैन, और देश ही नहीं पूरे विदेशों में इस संस्थान के बच्चे बैठे। ये उद्देश्य मेरा है यहाँ इस विद्यालय को खोलने का। मेरे गांव के पास ही, जहाँ मेरे पिताजी ने एक पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करी थी, 1970 में उन्होंने उस विद्यालय में पढ़ाई करी थी, राजकीय, उस समय प्राथमिक विद्यालय हुआ करता था, अब राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरियाकेड़ी है। वहाँ हमने एक बड़ा प्रकल्प लिया और पूरी गवर्नमेंट बिल्डिंग को तुड़वा के नई मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बिल्डिंग बनवाई, और वो पूरी सरकार को हमने हैंडओवर करने की योजना कुल मतलब बन के तैयार हो गई है, और 2-4 महीने में हम सरकार को उसको सपुर्द करेंगे। तो ये सब प्रकल्प मैंने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए ही लिए। जितना मैं सक्षम हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ, उतना मैं कर रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे इस एरिया में कामयाब व्यक्ति हैं, उन सबसे भी मेरा यही निवेदन है कि थोड़ा सा गाँवों की तरफ जाइए। गाँव के बच्चे को अपने को मुख्य धारा में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी अधिकतर आबादी अभी भी गाँवों में है, और गाँव का युवा ऐसा मेहनती युवा है, वैसे तो बहुत सीधा युवा होता है, लेकिन उसको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, उसको कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं होता। अगर हम उसका अंगुली पकड़ लेंगे, हाथ पकड़ लेंगे, तो वो एक दिन एक हिम्मत सिंह की तरह हिम्मत सिंह बन के दिखाएगा। बिल्कुल हिम्मत सिंह जी, आपकी हिम्मत बरकरार रहे। आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमसे बातचीत करी और अपना जीवन सफ़र की जो
दुविधाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, उन सब के बारे में हमें बताया। इसके लिए आपका हार्दिक आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, आपकी पूरी टीम का, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय समय पर हमें इस तरीके से मोटिवेट करते रहते हैं और मीडिया वास्तव में चौथा स्तंभ होता है, ये बात आप फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से हमें प्रेरित कर देते हैं। धन्यवाद आपको। बिल्कुल, आपका धन्यवाद। तो ये हैं हिम्मत सिंह झाला, जो उद्यमी हैं, जो समाजसेवी हैं, राजनेता हैं, लेकिन इस सब के अलावा एक ऐसे इंसान हैं जो गांव से जुड़े रहना चाहते हैं, गांव के भविष्य को तलाशना चाहते हैं, उसे सुनहरा बनाना चाहते हैं, और यही कोशिश उनकी शायद आने वाले वर्षों में और अपने पूरे जीवन कालखंड में रहने वाली है। खास मुलाकात में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी ऐसी ही शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।